अस्सलामुअलैकुम ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। जहां पे बात हो रही है फीडबैक की, तो आज स्टोरी सुनाने से पहले एक लाजमी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, मुझे आप लोगों का फीडबैक चाहिए, क्योंकि जितने भी आप कमेंट्स भेजते हैं मैं आपके सब कमेंट्स को पढ़ता हूँ कि आपकी राय क्या है, क्या आया जो मैं स्टोरी सुना रहा हूँ आपको अच्छी भी लग रही है, पसंद आ भी रही है, नहीं आ रही, या इसको मैं चेंज करूं, या अच्छी लग रही है। मतलब इस तरह की राय मैं जवाब नहीं दे सकता, बहुत ज़्यादा मैसेज होते हैं, बहुत ज़्यादा काम होता है, पढ़ता मैं सबको ज़रूर हूँ। इसलिए शुरू में ही यूँ समझिए जवाब ही दे रहा हूँ आपके तमाम जो आपने कमेंट्स लिखे होते हैं। कुछ लोगों ने इस दफ़ा लिखा हुआ था कि जी कहानी इस आप बहुत लंबी कर देते हैं जिसकी वजह से मज़ा नहीं आ रहा, और बहुत ज़्यादा जो कमेंट्स थे वो ये भी थे कि जी आप एक माहौल क्रिएट कर देते हैं, हमें लगता है हम उस कहानी का हिस्सा हैं, अपने आप को उस कहानी के अंदर महसूस करते हैं, और जब कहानी ख़त्म होती है तो टाइम का पता ही नहीं लगता। कम कमेंट्स थे, बहुत कम थे जिन्होंने लिखा हुआ था जी कहानी बहुत लंबी कर देते हैं। तो मैंने उनसे रब्ता भी किया, जो कुछ मेरे व्हाट्सएप पे आए थे, जी क्यों कहानी लंबी लगती है आपको। उन्होंने कहा जी हमारे MBs होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं कहानी सुनते हुए। तो आज शुरू में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप सब सुनने वालों से, कि मुझे राय चाहिए आप लोगों की। जितने भी सुनते हैं, 20,000, 30,000, 40,000, जितने भी आप लोग कहानी को सुनते हैं, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपकी हर मैं फरमाइश को पूरा करता हूं तो समझिए मेरी भी फरमाइश है, सबके सब मुझे कमेंट्स दें और मुझे बताइए क्या जो सीक्वेंस मैं बना रहा हूँ, बेशक वो लंबा है या कहानी की डिमांड के हिसाब से है, वो आपको अच्छा लग रहा है, या उसी तरह ही आपको कहानी सुनाऊं जिस तरह लोग भेजते हैं। क्योंकि देखिए लोग जो मुझे कहानी भेजते हैं, अब जिस तरह एक पिछले दिनों आपने सुनी, वो एक घटा टोप अंधेरा और रूम में बैठे हुए हैं। अब अगर उसको मैं सिंपल कहानी सुनाऊंगा तो वो स्टूडेंट्स इंतज़ार कर रही हैं टीचर्स का, और टीचर्स नहीं आई, बाहर बादल आ गए हैं और वो डरना शुरू हो गई हैं। टीचर ने कहा हमने उनके वालिद से बात की है, वो बस आती ही होंगी, वो रास्ते में है, क्योंकि वो फ़ोन अटेंड नहीं करती। और उसके बाद वो लाइट चली गई, वो डर रही थी, वो क्लास में आके बैठी और उन्होंने नोट्स लिखवाए और चली गई। ये आधी से ज़्यादा कहानी सुना चुका हूँ मैं, जो लोग मुझे भेजते हैं। अगर आप मुझे कहेंगे तो उसी तरीके मैं आपको कहानी सुना दूंगा। अगर कहेंगे जो मैं सीक्वेंस बना रहा हूँ, सीक्वेंस क्यों बनाता हूँ, मुझे तो इससे कोई गर्ज नहीं है कि कहानी लंबी हो या शॉर्ट हो, मुझे इससे गर्ज है कहानी पसंद आनी चाहिए, अच्छी लगे और इस अंदाज़ की हो कि आप लोग अपने आप को उस कहानी का हिस्सा महसूस करें। जैसे 3 घंटे की एक मूवी होती है, शुरुआत होता है और आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, मतलब एक खौफनाक कहानी, जब आप फिल्म देखते हैं तो 3 घंटे या 2.5 घंटे में जिन तो सारा नहीं दिखाते ना, पूरा एक सीक्वेंस होता है, पूरी मूड बनाते हैं और उसके बाद वो हॉरर सीन शुरू होता है, डरना शुरू होते हैं और होते होते कहानी ख़त्म होती है। तो मैं भी इसी तरह कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब आपकी राय जो है वो मेरे लिए बहुत अहम है। आपका कमेंट्स जो आप नीचे सबसे मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भेजेंगे, तो मुझे अंदाज़ा होगा ये सीक्वेंस अच्छा है, यही रखूँ या इसको शॉर्ट करूँ, क्योंकि मुझे तो आपका एहसास करना है। अगर आपकी, मुझे नहीं पता था MBs मेरे तो वाईफाई लगा है, लोग मोबाइल पे परचेज़ करते हैं, उनका MBs होता है, डाटा होता है। तो अगर आपका डाटा इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो मुझे बता दें, मैं उसको शॉर्ट कर दूंगा। लेकिन फिर आप मुझे राय देंगे, शॉर्ट में मज़ा आ रहा है तो मैं शॉर्ट ही रखूँगा। और क्योंकि आज मेरा दिल था कि इसको शॉर्ट कर दूं, जिन्होंने कहानी भेजी है, फिर मैंने कहा यार वो कहेंगे मेरी ही कहानी के साथ करना था, तो इसलिए आज राय दे दें मुझे कमेंट सेक्शन में, सब के सब राय दें। इसी तरह रहने दूं जिस तरह सुना रहा हूं, या इसको शॉर्ट कर दूं ताकि मुख्तसर सी कहानी हो, और जिन्होंने जिस तरह भेजी है उसी तरीके की कहानी सुनाऊं और आपको अच्छा लगे। क्योंकि अहम बात जो सबसे अहम है मेरे लिए वो है आपको क्या अच्छा लगता है मैं वो करूं। तो आज की कहानी जो मुझे भेजी है, इनका नाम है जी अब्दुल्ला। सर मेरा नाम सर मैं पेशावर से हूं, मेरा नाम अब्दुल्ला है और वालिद का नाम उबैदुल्ला। इन्होंने कहा है कि बाकी के जो हैं लोकेशन, पेशावर इनका रियल सिटी है, नाम भी उनका अब्दुल्ला रियल है। उन्होंने कहा बाकी जो हैं लोकेशंस वो आप फ़र्ज़ी कर दें। तो आज कोशिश करूँगा इसको मुख्तसर ही करूँ। इन्होंने भी कहानी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन अगर मैं अपने सीक्वेंस से करूँगा तो थोड़ी सी लंबी होगी। लेकिन कोशिश करूँगा आज इसको ना ज़्यादा लंबा करूँगा ना वो करूँगा, लेकिन मज़ा नहीं आएगा आपको, बताना आपने। खैर जैसे आपको मज़ा आता है भाई, जैसे आप कहेंगे मैंने तो वैसे करना है। और ये आज शुरू में ज़रा लंबी होगी, वो लोग भी इतराज़ करेंगे जी शुरू में भी आपने लंबा कर दिया, तो ये बहुत ज़रूरी था जी, माजरत। अब्दुल्ला कहते हैं जी मैं जब होश संभाली, होश से मुराद ये होता है बचपन तो खेलते कूदते गुजर जाता है, जब ऐसा लड़कपन शुरू होता है तो उसमें शरारतें शुरू हो जाती हैं, दोस्तियां शुरू हो जाती हैं,
हर इंसान एक तबीयत का पैदा नहीं होता। कुछ लोग कम गो होते हैं, कुछ लोग हसास तबीयत के होते हैं, खामोश तबीयत के होते हैं, कुछ लोग बातूनी बहुत ज़्यादा होते हैं, और सबसे निराले और कमाल लोग होते हैं शरारतें करने वाले। मैं खुद शरारतें करता हूँ, अब सीरियस हो चुका हूँ। उससे पहले प्रोग्राम भी सारे रात से पहले शरारती प्रोग्राम करता था, हंसाने वाला, तंग करने वाला। लेकिन शरारत से मुराद ऐसी शरारत जिससे किसी का दिल आज़ारी ना हो, ऐसी शरारत जिससे किसी को दुख ना पहुँचे। ये एक बेहतरीन शरारत है, मज़ा है आपकी उस शरारत से दूसरे को हंसी आए, इंजॉय करे। लेकिन किसी की इंसल्ट करके या दिल आज़ारी करके, दिल दुखा के आप हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, ये गलत है। तो अब्दुल्ला कहते हैं जी, मैं भी इसी ही तबीयत का पैदा हुआ, हंसमुख शरारती सा, दोस्तों में मशहूर था, दोस्तों की महफिल की जान था। इंतज़ार करते अब्दुल्ला कब आएगा, क्योंकि मैं बहुत ही शरारती किस्म का लड़का था। हमारी एक खाला थी जिनकी पेशावर से बहुत दूर एक तकरीबन लंबा सफ़र तय करके उनके गांव हमें जाना पड़ता था। वो एक छोटा सा गांव था जिसकी आबादी कुछ ज़्यादा नहीं थी, इर्द गिर्द ज़्यादा मकानात भी नहीं थे। लेकिन जो हमारी खाला का घर था ये काफ़ी बड़ा घर था, जिसके अंदर 3-4 फैमिलीज इकट्ठी रहती थी। 2-3 खालाएँ रहती थीं, 2-3 मामू रहते थे, और उनके बच्चे और उनकी बीवियाँ रहती थीं। साल बाद, 2 साल बाद वहाँ पे हमारा जाना होता था। उसकी रीज़न ये काफ़ी दूर था और शहरी आबादी से बहुत दूर था। तो जब भी वहाँ पे प्रोग्राम बनता, प्रोग्राम इस तरह बनता कि मेरी माँ अपनी बहनों को, यानी मेरी खालाओं को कॉल करती और कहती प्रोग्राम बना रहे हैं, किस दिन की डेट रखें ताकि वहाँ पे चलते हैं, चक्कर लगा आते हैं। और सारी खालाएँ मिलके प्रोग्राम बनाते और उसके बाद हम वहाँ पे खाला के घर जमा हो जाते, हल्ला गुल्ला करते, शरारतें कहते, 2 दिन 3 दिन 4 दिन वहाँ पे रहते, और उसके बाद सब अपने अपने घरों को रवाना हो जाते। ज़िंदगी इतनी खूबसूरत थी, वक्त तेज़ी से गुज़र रहा था। पढ़ाई, शरारतें, घर, यही एक रूटीन थी कि वहीं मेरे साथ एक ऐसा वाक़या हुआ कि मेरी ज़िंदगी जैसे वीरान सी हो गई, खामोश सी हो गई। मैं शरारतें करना भूल गया। हुआ कुछ यूँ, जिस तरह हम खाला के घर जाते थे इस दफ़ा भी अम्मी ने कॉल करके सारी खालाओं को बुलाया, प्रोग्राम बन गया और सारे मतूबा दिन वहाँ पे पहुँच गए। आज भी उसी तरह ही दिन था, सारे एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे, मिल रहे थे, मैं शरारतें कर रहा था कि वहीं पे मेरी निगाह उस हसीना पे पड़ी जो शायद पहले भी कहीं चलते फिरते गुज़र तो गई थी, लेकिन उस अंदाज से मैंने उसको देखा नहीं था। आज जो देखने का मेरा अंदाज़ था वो अंदाज़ था जब जवानी, लड़कपन और इस तरह का इंसान जवान बढ़ रहा होता है तो दिमाग में खूबसूरती और लड़की, खूबसूरत लड़की उसके ख्वाबों ख़यालों में बसेरा करना शुरू कर देती है। तो मेरी लाइफ शरारतों से भरी थी। अभी तक मेरे ख्वाबों ख़यालों में कोई भी लड़की नहीं आई थी, लेकिन उस दिन उस घर के अंदर, खाला के घर के अंदर, अपनी ही कज़न को जब मैंने इस अंदाज़ में देखा और उसकी खूबसूरती को असल में आज देखा ही पहली दफ़ा था। वो गुज़री थी तो मैं तो अपनी शरारतों में ही मसरूफ़ था। पता ज़रूर था ये खाला की बेटी है, लेकिन कभी निगाह भर के, घूर के, गौर से उसको देखा ही नहीं था। और आज जब निगाह उसको इस तरह घूर के, इस तरह गौर से देखा तो एहसास हुआ कि खाला के यहाँ एक चांद सा टुकड़ा रहता है, इतनी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत कि उसके बाद मेरी शरारतें, मेरा बोलना, मेरा सब कुछ ख़त्म सा हो गया। वो सारा दिन मैंने कोई भी बात नहीं की, वो सारा दिन मेरे शरारतों के बग़ैर गुजरा। बस एक ही चेहरा था, जब भी आंखें बंद करता या खुली आंखों से भी देखता, हवा में देखा, आसमान पे देखता, दीवार को देखता, तो वो नज़र आती, वो महजबीन नज़र आती, वो हसीन व जमील परी नज़र आती। और मेरा दिल मुझे कहता, मैंने इसको पहले क्यों नहीं देखा। आज देखते ही मैं उस पर फ़िदा हो गया था, जान निसार कर बैठा था, अपना दिल उसको दे बैठा था, दिल मेरा खो गया था। ये उम्र ही ऐसी होती है कि इस उम्र में इस तरह दिल आ जाता है। और शायद जितने भी कहानी सुनने वाले हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे होंगे कि ज़िंदगी में पहला प्यार जिसको कहते हैं, सबका इसी तरह ही होता है। अचानक सामने देखा और उसके बाद प्यार हो गया। जी, सबके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ, सबके साथ ऐसा होता है। और ये पहला प्यार जो होता है, ये मासूमियत का प्यार होता है। ये सारी ज़िंदगी इंसान को नहीं भूलता।
इस पे कोई आपका इख्तियार नहीं होता है। बेइख्तियारी में आप अपना दिल निकाल के किसी और को थमा देते हैं, अगले को पता हो या ना हो आप दिल दे चुके होते हैं। आज इस कहानी के साथ खेलने का मज़ा आ रहा है लफ्ज़ों के साथ, लेकिन फिर डर है जी, शॉर्ट करता हूँ। सारा दिन मेरी खामोशियों के शरारतों के बग़ैर गुजर गया और रात को जब मैं सोने के लिए लेटा तो मुझे आज पहली दफ़ा एहसास हुआ कि मेरा दिल आज बिल्कुल नहीं लग रहा था। मैंने आज किसी से कोई शरारत नहीं की थी और आज मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मेरी वो कज़न मुझे बार बार याद आ रही थी। 2 दिन इसी तरह मेरे खामोशी से गुजरे। किसी ने भी इस बात का नोटिस नहीं लिया था। सब अपनी गहमा गहमी में मसरूफ़ थे। सिर्फ मैं ही था जो बहुत खामोश था। सुबह जब मैं उठा, उनका जो वॉशरूम बना हुआ था वो ऊपर छत पे था। जब मैं वॉशरूम जाने के लिए ऊपर गया हूँ, मुंह हाथ मैंने धोना था, तो मेरी 4 कज़न्स वहीं छत पे मौजूद थीं और उनके साथ वो महजबीन, जिसका फ़र्दी नाम यहाँ पे क्या रखता हूँ, खतीजा रख देते हैं, खतीजा मौजूद थी। तो वो कहता है, मैंने देखा मेरी 4 कज़न जिसमें एक खतीजा भी मौजूद है, मैंने उनको देखा और आगे बढ़ गया। वॉशरूम में गया, मुँह हाथ धोया। जब मैं बाहर निकलने लगा हूँ तो आहिस्ता से चलता हुआ जब बाहर आ रहा था तो मेरी एक कज़न चलती हुई मेरे पीछे पीछे आ गई। मैंने मुड़ के देखा, अंदाज़ ऐसा था जैसा मुझसे कोई बात करना चाह रही हो। मैंने पूछा, हाँ क्या हुआ? उसने कहा, तुमसे कोई बात करनी है। मैं कहा, बोलो। तो उसने कहा, खतीजा ने 2 साल पहले जब तुम यहाँ आए थे, शरारतें कर रहे थे, सबको तंग कर रहे थे, हंसा रहे थे, तो वहीं पे खतीजा ने तुम्हें देखते ही अपना दिल दे दिया था। वो अपना दिल हार बैठी थी और तब से लेके अब तक वो तुमसे प्यार करती है। मुझे उसने ये अपने दिल की बात शेयर की थी तो मैंने कहा मैं तुम्हें बता दूं। मैंने उसे मुड़ के खतीजा की तरफ देखा, जैसे वो इस अंदाज में मुझे देख रही थी कि मैं क्या जवाब देता हूं इस पैगाम का। तो मैंने कोई भी जवाब दिए बगैर वहाँ से चल पड़ा, क्योंकि मुझे समझ ही कुछ ना आई कि बजाय कि मैं कोई उस सवाल का, उस बात का जवाब देता कि जिस चीज़ को मैं 2 दिन से गुमसुम हो के सोच रहा था, वो पके हुए फल की तरह खुद मेरे गोद में आ गई थी कि उसने खुद ही पैगाम भिजवा दिया था कि मुझे तुम अच्छे लगते हो, वो तुमसे प्यार करती है। लेकिन मैं उस वक्त ऐसा कंफ्यूज हुआ या क्या हुआ कि मैं कोई भी मुस्बत पॉजिटिव जवाब देने के बजाय वहाँ से रवाना हो गया। और जब मैं वहाँ से चला आया तो उसके बाद एक और एहसास मेरे ऊपर सवार हो गया, ये मैंने क्या हरकत की, मैंने क्यों नहीं जवाब दिया, मुझे क्या हो गया था। और उसी दिन अम्मी ने ऐलान किया कि आज रात को हम वापस जा रहे हैं शाम को। ये एक अच्छा मौका था कि मैं उसको अपने दिल की जो बात पहुंचाना चाहता था, जब उसकी तरफ से पहल हो गई तो बजाय मैं अपनी बात पहुंचाता या उस पहल का जवाब देता तो मैंने खामोशी इख्तियार कर ली थी। और खामोशी अक्सर लड़के की तरफ से हो तो उसको इनकार समझा जाता है, क्योंकि लड़की की तरफ से हो तो हो सकता है हया आगे आ जाए, आड़े आ जाए और वो हया की वजह से मुस्कुरा दे, आंखें नीची कर ले, तो इसका मतलब है रजामंदी है। लेकिन लड़का क्योंकि बोल देता होता है, उसका मुंह में सुनने के बाद भी चुप रहने का मतलब इनकार समझा जाता है। और वो यकीनन वो 4 कज़न खतीजा यही समझ बैठी थी कि अब्दुल्ला की तरफ से इनकार है। वो टाइम भी आ पहुंचा शाम को जब हम सब ने वहां से रवाना होना था। सब एक दूसरे को गले मिल रहे थे, खुदा हाफिज़ कर रहे थे, क्योंकि अब फिर साल, 1.5 साल, 2 साल बाद मुलाकात होनी थी। तो वहीं पे मैंने उस महजबीन खदीजा को भी देखा, तो वो सिर्फ मुझे देख रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। इस बात के आंसू थे कि उसने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया। मैंने अब्दुल्ला को मोहब्बत का पैगाम भेजा और अब्दुल्ला ने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया। हम वहाँ पे रवाना हो गए जहाँ उसकी आंखों में मैंने दूर से आंखों में आंसू महसूस कर लिए, वहीं पे मेरे ही अंदर न सिर्फ दुख था, आंसू थे, मैं भी बहुत ज़्यादा उदास था। मैं खैर घर पहुंच गया। वो घर खतीजा बहुत ही नेक, 5 वक्त के नमाजी
कुरान मजीद की तिलावत करने वाला, और एक ऐसा घर था जिसकी सब मिसालें देते थे, जिसमें मोहब्बतें थीं, दीन की ऐसी पाबंदी थी, हुस्न इखलाक था कि क्या कहने, मोहब्बतों भरा घर था। इसलिए साल 1.5 साल बाद सारे जब जमा होते थे तो वो सबके कीमती लम्हात होते थे, बेहतरीन मौका होता था, बेहतरीन टाइम होता था जो एक दूसरे के साथ सारे गुजारते थे। खैर, हम वापस आ गए। अब मुझे मुसलसल महसूस हो रहा था कि उस वक्त कंफ्यूज हो के जो मैंने हरकत कर डाली है, अब मुझे उसको ठीक करना है, और मैं मौके की तलाश में था। ये कहानी तकरीबन वो कह रहे हैं 5 साल पुरानी है, मोबाइल का दौर था। आखिरकार वो मोबाइल का नंबर जिसकी मैं जुस्तजू में था कि मुझे मोबाइल नंबर मिल जाए खतीजा का तो मैं उससे रब्ता कर सकूं, जैसे कैसे मुझे खतीजा का मोबाइल नंबर मिल गया। मैंने खतीजा को कॉल की। जब उसने हेलो कहा तो मेरी दिल की धड़कन तेज़ हो गई। खतीजा, मैं अब्दुल्ला बोल रहा हूँ। अब दूसरी तरफ से खामोशी छा गई। उसके बाद वो लफ्ज़ जो मैं उस वक्त ना कह सका था, जब मेरी कज़न ने आके मुझे खदीजा का पैगाम दिया था कि वो तुम्हें दिल दे बैठी है, जब से तुम्हें उसने 2 साल पहले शरारतें करते हुए देखा था, अब तुम उसके दिल में बसते हो, और मैं चुप करके गुजर आया था। तो आज उसी पैगाम का मैं जवाब पहली दफ़ा उसको देने जा रहा था। खतीजा, इस दफ़ा जब मैंने तुम्हें देखा था तो मैं तुम्हें अपना दिल दे बैठा था। तुमने पता नहीं नोटिस लिया या नहीं, नोट किया कि नहीं, कि इस दफ़ा जब मैं आया था तो मैं बिल्कुल खामोश था, कोई शरारत नहीं कर रहा था। उसकी रीज़न ये थी कि इस दफ़ा मैंने तुम्हें देख लिया था, और इस दफ़ा देखने का मेरा जो अंदाज़ था वो वही था जो एक लड़का अपने ख्यालों में बसी शहज़ादी को देखता है, जिसके सपने देखता है। और जब मैंने तुम्हें देखा तो देखता ही रह गया, और ऐसा खामोश हुआ कि तो मेरे दिलो दिमाग पे ऐसी सवार हुई कि मैं बोला ही नहीं। मेरी शरारतें मुझे भूल गईं, और खुली आंखों से भी मैं तुम्हें सपने में देख रहा था, और रात को भी ख्वाबों में तुम्हें देख रहा था कि वहीं पे तुम्हारा पैगाम आ गया। कज़न के सामने शायद मैं कन्फ्यूज़ हो गया, इसलिए मैं तुम्हें जवाब नहीं दे सका। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब ये जुमला अदा हो गया तो दूसरी तरफ जो खामोशी थी, यकीनन ऐसा मुस्बत जवाब सुन के फिर एक सिलसिला चल पड़ा जो बातों का सिलसिला था। लड़की और लड़का जब इस तरह, अब देखिए ये भी इतने खूबसूरत इसको बनाया जा सकता है, लड़की और लड़की की मोहब्बतों का भी सारों को याद आ जाता, अब में से सबने प्यार किया हुआ है और ये टाइम गुजारा होता है, लेकिन इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। वो कहते हैं जी, क्योंकि उन्होंने मकसद 3 लाइनें ही इसके ऊपर लिखी थी जी। उसके बाद मेरा उनसे रब्ता हो गया और फिर हम आपस में फ़ोन में रब्ते में रहे। मैं भी उतना ही कर रहा हूँ, उसको थोड़ा सा भी सीक्वेंस नहीं बना रहा। उसके बाद फिर तकरीबन वो 1.5-2 साल के बाद वो टाइम आ गया जब अम्मी ने सबको इकट्ठा करना शुरू कर दिया, और हम सब ने वहाँ पे पहुँचना था। और ऐसा ही हुआ, इस दफ़ा यारे दीदार होना था। आज मैंने उस महजबीन को आंखों से देखना था, जिसके साथ फ़ोन पे काफ़ी ज़्यादा बातें हो चुकी थी। हम एक दूसरे को हाल दिल सुना चुके थे, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अब जो मिलते आमने सामने आते तो क्या ही बात होती। और ऐसा ही हुआ, हम लोग खाला के घर पहुँच गए, और इस दफ़ा मैंने उसको जी भर के देखा, और उसने भी शर्माते हुए छुप छुप के मुझे देखा। सारा दिन इसी तरह एक दूसरे को छुप के देखते हुए मौके की तलाश में गुजरा कि हम एक दूसरे को देखते, मौका मिल जाता तो बात भी कर लेते, लेकिन एक दूसरे को देख देख के खुश हो रहे थे। जो फ़ोन पे एक दूसरे से राब्ते में थे, अब एक दूसरे की दिल की भड़ास, जो देखने की प्यास थी, वो इसी तरह आँखों ही आँखों से एक दूसरे को प्यास बुझा रहे थे और देख रहे थे। आँखों की जो प्यास होती है वो सबसे खूबसूरत प्यास होती है। आँखें जब महबूब को देखती हैं तो महबूब को देखने की जो चाहत होती है वो ये होती है कि ये लम्हा, ये वक्त रुक सा जाए, थम सा जाए, ठहर सा जाए। लेकिन नहीं, कहानी की तरफ चलते हैं। मैं आज इसलिए स्किप कर देता हूँ, मेरा दिल करता है बोलने को, क्योंकि आपकी राय आएगी, उसके बाद मैं इस पर आपकी राय को सामने रख के करूँगा। वो कहते हैं जी, सारा दिन इस तरह एक दूसरे को देखते हुए गुजर गया, क्योंकि आज जो उन्होंने भेजा मैं वही कहानी सुना रहा हूँ। रात हो गई। रात को तकरीबन कोई 11 बजे का टाइम था। मेरे सर में शदीद दर्द शुरू हो गया, और मेरी तबीयत अजीब सी बेचैनी होनी शुरू हो गई। मुझे लगा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं अपनी माँ के पास गया और मैंने कहा, माँ मेरी तबीयत बहुत अजीब सी हो रही है, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, जिसमें अजीब सा दर्द हो रहा है, अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा हूँ।
माँ ने कहा इस वक्त तो गांव में तो कोई इस तरह का डॉक्टर या कोई हकीम या है नहीं, छोटा सा तो ये गांव है, इस वक्त तो कोई हल नहीं हो सकता। अब जो भी करेंगे सुबह देखेंगे, तो इसका हल यही है तुम ऊपर जाके सो जाओ। सुबह तक तबीयत बेहतर ना हुई तो फिर डॉक्टर को दिखाएंगे, क्योंकि दूर दूर जाना पड़ता शहर की तरफ, और ये एक छोटा सा देहात था जिसकी आबादी भी नहीं थी, तो यहाँ पे कौन सा हकीम और डॉक्टर मिलना था, वो भी रात को 11 बजे। वो कहता है मैं ऊपर जाके चारपाई पे सो गया। जब मेरी आंख खुली तो मेरी माँ की बुलाने की आवाज़ आ रही थी। जब मैंने आंखें खोली तो मेरी माँ मेरे ऊपर झुकी हुई थी और वो अब्दुल्ला अब्दुल्ला के नाम से पुकार रही थी। मैंने आंखें खोली और साथ ही माँ को इस तरह देखा तो मेरी निगाह पड़ी माँ के साथ इर्द गिर्द और भी घर के लोग जमा थे, जैसे मुझे वो सब के सब मुझे देख रहे थे। मैं एकदम से हड़बड़ा गया और सबको देख के परेशान हो गया कि या अल्लाह क्या हुआ है। मैंने माँ की तरफ देखा और कहा जी माँ क्या हुआ है। तो मेरी माँ ने कहा कौन थी वो लड़की। मैंने कहा कौन थी वो लड़की, कौन सी लड़की की बात कर रहे हैं। उसने कहा वही जिसके साथ तुम बातें कर रहे थे। मैंने कहा माँ मैं तो किसी के साथ बातें नहीं कर रहा था, आप किस लड़की की बात कर रही हैं। तुमने मुझे पूरे घर में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। हम लोग आते हैं यहाँ पे मिलने के लिए और तुम पता नहीं कहाँ से वो लड़की आ गई जिसके साथ तुम बैठे बातें कर रहे थे। मेरी माँ इस तरह बोली जा रही थी जिससे मुझे समझ लगा कि कोई लड़की का टॉपिक है जिस पे मेरी माँ गुस्से में है और मुझे डांट रही है, मुझसे पूछने की कोशिश कर रही है। मैं तो अभी नींद से जागा था, जिसकी तबीयत ख़राब थी, अभी होश में आया था, मतलब गहरी नींद में था, और मेरी माँ मुझसे लड़की पूछ रही थी। मैंने कहा माँ मुझे किसी लड़की का नहीं पता, मुझे कौन लड़की क्या लड़की मुझे क्या पता। और उसके बाद सारे वहाँ से बातें करते हुए चले गए क्योंकि अभी सुबह नहीं हुई थी। मैं वहीं पे लेट गया तो उसके बाद मैं उठा, अपनी एक कज़न को इशारा किया, वो उठ के मेरे पास आ गई। मैंने उसको साइड पे लेके जाके पूछा क्या हुआ है, कौन सी लड़की, क्या मामला है। तो उसने कहा तुम्हारी तबीयत जब ख़राब थी तो तुमने माँ से बात की और उसने कहा ऊपर जाके सो जाओ। खतीजा बेचैन हो रही थी, उसको अंदाज़ा हो गया था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम परेशान से हो। वो भी परेशान थी। उसने मुझे अपने साथ लिया और मुझे कहा चलो ऊपर चल के चलते हैं और चल के अब्दुल्ला की खैरियत दरियाफ़्त करते हैं। उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसको यहाँ पे डॉक्टर हकीम तो है नहीं, हमारा छोटा सा तो ये गाँव है, तो ऊपर चलें और उसकी ज़रा खैरियत दरियाफ़्त कर कहते हैं तो मेरे साथ चलो। तो हम दोनों सीढ़ियाँ चढ़ के अभी ऊपर पहुँचे ही थे कि जिस चारपाई पे तुम लेटे हुए थे, तुम्हारा सर हमारी तरफ था और टांगें मतलब इस अंदाज में लेटे थे कि यूँ कहना चाहिए जिस तरह मैं ये बैठा हुआ हूँ सामने, तो सर और उसके बाद सामने बिल्कुल टांगें, मतलब वो टांगें दूसरी तरफ, पाँव दूसरी तरफ करके सोया था। जिस तरह अंदाज में वो खड़ी थी तो उसके पाँव दूसरी तरफ थे, सर उनकी तरफ था। तो कहते हैं हम जैसी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आई तो देखा तुम्हारे साथ एक लड़की बैठी हुई थी जिसके इतने ज़बरदस्त रेशमी बाल थे कि उसके लंबे लंबे बाल चारपाई से नीचे ज़मीन तक जा रहे थे। वो अपना हाथ तुम्हारे बालों में ऐसे मार रही थी जैसे कोई प्यार से मोहब्बत से अपने महबूब के बालों में हाथ फेरता है, तो इस अंदाज में तुम्हारे बालों में हाथ फेर रही थी और उसके कहका लगाने की आवाज़ आती थी। तुम उसके साथ कोई बातें कर रहे थे, तुम्हारे बोलने की आवाज़ आ रही थी लेकिन समझ नहीं पा रहे थे, आवाज़ दूर से थी क्योंकि चारपाई दूर थी, हम शुरू में ही खड़े थे। तुम कुछ से कुछ बोल रहे थे, वो भी तुमसे कुछ बोल रही थी। बैठे तुम दोनों आपस में बात, तुम लेटे हुए थे, वो पास बैठी बातें कर रही थी। उसकी कमर हमारी साइड पे थी, हमने उसका हाथ देखा जो बहुत ही चमकता धमकता हसीनो जमील उसका हाथ, प्यारा सा उसका हाथ था और वो तुम्हारे बालों में हाथ फेर रही थी और तुम उससे बातें कर रहे थे। अभी हम दोनों वहाँ पे परेशान होकर देख ही रहे थे कि ये क्या माजरा है। तो वहीं पे एक खाला ऊपर आ गई, शायद उन्होंने वाशरूम जाना था। जब वो ऊपर आई तो हमें भी उस वक्त एहसास नहीं हुआ। जब वो हमने सीढ़ियाँ चढ़ते उनको देखा तो हम इस अंदाज में जल्दी से उतरना की कोशिश की जैसे हम उतरने लगी हैं तो उनको महसूस ना हो, और वो उन्होंने भी नोटिस नहीं लिया। जब वो ऊपर आई तो उनकी निगाह जैसे ही उस लड़की पे पड़ी और तुम पे पड़ी कि तुम दोनों बैठे तुम लेटे और वो तुम बैठी तुमसे बातें कर रही है, तो उसी वक्त वो गुस्से से नीचे गई हैं तुम्हारी माँ और सबको जमा करके घर वालों को ऊपर लेके आई हैं। आके देखो वो क्या तमाशे कर रहा है ऊपर, किसी बाहर से किसी, क्योंकि वो जो उनको ये पता लग गया था ये लड़की इस घर की नहीं बाहर की कोई लड़की है, क्योंकि इतने लंबे बाल किसी के भी नहीं है। और जब तुम्हारी माँ आई तो आके उसने तुम्हें जगाया तो तुम कह रहे थे मैं तो सोया हुआ था, जबकि हम दोनों ने भी देखा, खदीजा ने भी देखा, मैंने भी देखा और खाला ने भी देखा था। और वो कस्में उठा उठा के सबको कह रही थी कि ये झूठ बोल रहा है, ये किसी लड़की से बातें कर रहा था।
अगले ही दिन माँ ने कहा बस मेरी इंसल्ट हो गई है, तुमने मेरी बेइज्जती करा दी है, बस अब वापसी चलो। शायद हमने 1-2 दिन और रहना था, लेकिन उसी फैसले पे कि वापस चलो तैयारी हो गई और हम घर रवाना हो गए। 2-3 दिन माँ मुझसे खफा रही, मैं उनको कायल करता रहा, माँ हल्फ कस्में उठाता रहा, ऐसा कुछ भी नहीं था, गलत फहमी हुई है, मैं तो सो गया था, मेरी तबीयत ख़राब थी। माँ थी, मान तो गई, लेकिन उनके दिल में था कि अब्दुल्ला ने गलत किया है। अब ऐसा हुआ, अब हमने मैं यहाँ पे एक बात भूल गया हूँ, इस दफ़ा जो गए थे तो उनके खालू एक हैं जो 10 साल बाद लंदन से आए थे और उन्होंने घर में ख़त्म शरीफ रखा था कुरान मजीद का, तो उसी ख़त्म शरीफ के सिलसिले में ये सारी फैमिली वहाँ पे गई थी और वहाँ पे ही ये वाक़या हुआ था कि उन्होंने आमने सामने एक दूसरे को देखा था और वहीं पे रात के टाइम पे वो वाक़या पेश आ गया था कि वो लेटा हुआ था और लड़की उसके साथ बातें कर रही थी। ये उस मौके पे गए थे जब उनके खालू लंदन से 10 साल बाद वापस आए थे। और ये लोग वापस आ गए, खालू क्योंकि आ चुके थे पाकिस्तान, अब वो घर में ही थे। तकरीबन इस बात को वो कहता है मैं भी भूल गया, मेरे दिमाग में भी इस तरह की कोई बात ना रही, मुझे लगा कि कोई वहम हुआ है, गलत फहमी हुआ है। 2-2.5 महीने तक बात इधर उधर हो गई, माँ भी बात को भूल गई, सारे बात को भूल गए, क्योंकि कुछ बात करते हुए देखा था, कुछ ऐसा तो नहीं था कि इस पर बहुत शदीद खफा होते। और जब इस तरह खाला ऊपर बुला के लाई थी उस वक्त मैं अकेला ही था, उस वक्त तक कोई नहीं था। अगर हाँ मेरी माँ भी अपनी आंखों से देख लेती तो शायद ज़्यादा गुस्सा करती। 2.5 महीने बाद माँ को कॉल आई, खालू कॉल कर रहे थे और उन्होंने कहा जिस लड़की से तुम्हारा बेटा बातें कर रहा था उस लड़की का पता चल गया है। माँ ने कहा कौन है वो? उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें इधर आना होगा, फिर तुम्हें तफसील से बताते हैं वाक़या क्या है, माजरा क्या है। अब माँ ने कहा मेरे अभी तो नहीं आ सकती, मजबूरियां हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं तुम्हें आना होगा, बल्कि तुम आओ लाजमी। जब आगे से फ़ोन पे इस तरह कहा गया तो माँ ने कहा तैयारी करो, हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। अब इन दिनों में क्योंकि हम लोग अचानक से वापस आ गए थे और एक लड़की का मामला था, खतीजा ने भी अपनी आंखों से देखा था, तो वो भी मुझसे खफा जा रही थी, उसका मेरा फ़ोन पे रब्ता नहीं हो रहा था, मैं उसको कॉल करता था, वो मेरी कॉल काट देती थी, वो अक्सर अपना नंबर बंद रखती थी, तो मैं उससे राब्ते में भी नहीं था, मैं ख़ुद भी शदीद परेशान था। और ये जब बुलावा आ गया कि आप लोग आइए आपको वहाँ पे माजरा बताते हैं, माजरा क्या है, तो हम लोग खुशी खुशी, मैं स्पेशली बहुत खुश था और हम रवाना हुए कि वहाँ पहुँच के पता लगे कौन है वो लड़की, मुझे भी तो पता लगे जिसको मेरे साथ जोड़ा जा रहा है, मामला क्या है। अगर हम वहाँ पे पहुँच गए, वहाँ पे फिर जब हम बैठे तो वहाँ पे खालू ने बताया 3 दिन पहले की बात है, मैं सोया हुआ था कि रात को मेरी आंख खुली, मैं उठ के चारपाई पे बैठा कि मुझे वॉशरूम जाना है। मैं जैसे ही उठा वॉशरूम जाने के लिए, अभी कुछ ही कदम चला था, तो मैंने देखा हारून जो है वो अपनी चारपाई से उठ के बैठा हुआ है। क्योंकि हारून का आपने मुझे नहीं बताया था फर्दी लेना है या रेल लेना है, तो मैं रेल ले दिया हूँ, नाम ले रहा हूँ उनका। हारून चारपाई पे बैठा हुआ है, तो मैं एकदम से परेशान हो गया कि इसको क्या हुआ है, रात का ये पहर है, नौजवान है, ठीक है, बाज़-औक़ात नौजवानी में नींद नहीं भी आती, बेचैनी सी होती है, तो नौजवान उठ के बैठ जाते हैं। तो मैंने उसी वक्त हारून को देखा और वो चारपाई पे उठ के बैठा हुआ है, तो मैंने कहा हारून, उसने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा क्या हुआ है, सब खैरियत? तो उसने मुझे हाथ के इशारे से कहा हाँ हाँ सब खैरियत है, कि कोई मसला नहीं, वैसे नींद नहीं आ रही तो उठ के बैठ गया हूँ। खालू समझ गए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, कोई परेशानी हो तो बंदा कह देता है जी दर्द हो रही है, सर में दर्द था, जिसमें दर्द था, तकलीफ़ हो रही थी, मैं परेशानी में इसलिए उठ के बैठा हूँ। तो उसने अंदाज़ इस तरह का अपनाया जैसे कोई परेशानी की बात नहीं, नींद नहीं आ रही थी, मैं ऐसे बैठ गया हूँ। उसने बाकायदा हाथ हिला के कहा हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं वैसे ही बस नींद नहीं आ रही थी। वो कहते हैं मैं ऊपर चला गया, जब मैं ऊपर छत की तरफ गया तो सीधा वॉशरूम की तरफ गया। जो हमारे वॉशरूम बने हुए थे ऊपर छत पर काफ़ी बड़ा था। तो वो कह रहा है मैं वॉशरूम के अंदर जब दाखिल हुआ हूँ, मैंने लाइट ऑन किया वॉशरूम की, तो अंदर कोई भी नहीं था। लाइट ऑन करके जैसे ही वॉशरूम का मैंने दरवाज़ा बंद किया तो उसी लम्हे मैंने मुड़ के देखा तो मेरे सामने एक लड़की खड़ी थी
और मैं एकदम से परेशान इसलिए हो गया कि जब मैं अंदर दाखिल हुआ था तब मेरी आंखें फुल खुली थी, मैं गहरी नींद में नहीं था। मैंने लाइट जलाई और मैंने देखा अंदर कोई भी नहीं था, और जैसे मैंने कुंडी बंद की तो देखा कोई अंदर लड़की खड़ी है। तो एकदम से लड़की कहाँ से आ गई? अभी मैं हैरान होकर उससे पूछ ही रहा था। उसके लंबे लंबे काले स्याह बाल थे, उसकी कमर मेरी तरफ थी, मुंह दूसरी तरफ करके खड़ी थी, कि मैंने एकदम से डर गया और मैं एकदम से परेशान हो गया। तो मैंने फ़ौरन पूछा, कौन भाई, कौन हो? जैसे कोई फैमिली मेम्बर तो नहीं कि मुझसे गलती तो नहीं होगी, कौन है? वो सिर्फ खड़ी हुई थी सामने। तो उसी लम्हे वो मेरी तरफ मुड़ी है। जब वो मेरी तरफ मुड़ी है तो उस वक्त मैं देख के मेरा पूरा जिस्म कांपना शुरू हो गया है। पूरा जिस्म उसका जला हुआ था, जैसे पूरा जिस्म जल के राख हो जाता है। राख तो नहीं, मतलब बिल्कुल जला हुआ, खौफनाक, भयानक सा। उसकी आंखें बिल्कुल नहीं थी, खाली थी। ये वाला हिस्सा जैसे जल के आंखें निकल गई थी, अंदर से खाली हिस्सा नज़र आ रहा था। बाकी पूरा चेहरा, बाजू, जो जो इसके जिस्म के हिस्से नज़र आ रहे थे, मतलब कपड़ों में छुपा हुआ था बाकी जिस्म, और जो हाथ पाँव और ये चेहरा नज़र आ रहा था, गर्दन, तो ये इस तरह शदीद भयानक और जली हुई थी। पता लगता था कि जिस तरह शदीद कोई इंसान जल जाता है, ऐसा भयानक जला हुआ उसका चेहरा था। उसकी आंखें नहीं थी और वो मेरे सामने खड़ी थी। मैंने जैसे ही उसे देखा तो यकीनन सी बात है, मेरा डरना बनता था। मैं इंसान हूं, मैं उतना भयानक जली हुई शक्ल मैंने पहले नहीं देखी थी। कि वहीं पे मैंने उसे कहा, कौन हो? और जैसे ही मेरी तरफ मुड़ी है, आंखों के बगैर गड्ढे पड़े हुए थे और जला हुआ भयानक चेहरा, बस इतना मेरे लिए काफ़ी था कि मैं गिरा हूँ ज़मीन पे, बेहोश हो गया हूँ। जब मेरी आंख खुली है तो मैं अपनी चारपाई पे था। घर वाले मेरे साथ जमा हुए थे और सारे मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, मेरे ऊपर पानी डाल रहे थे। मैंने होश में आया तो सबने मुझसे पूछा क्या हुआ था। तो मैं उनको इस तरह अंदाज में देख रहा था जैसे मैं बहुत खुद परेशान था कि मैं इस वक्त चारपाई पे कैसे हूँ, क्योंकि मुझे याद आ गया था कि आखिरी मंजर जो मेरे साथ गुजरा था, जो मैं बेहोश हुआ था तो वहाँ पे था। तो मैंने पूछा मैं चारपाई पे कैसे आया? तो उन्होंने कहा जब वॉशरूम के लिए फलां गए तो देखा दरवाज़ा खुला हुआ है और तुम नीचे बेहोश पड़े हुए हो। क्या हुआ था? तो फिर खालू ने बताना शुरू किया कि कैसे मैं अंदर दाखिल हुआ, कोई भी नहीं था, और लाइट ऑन की, कोई भी नहीं था। कुंडी लगाई तो वो एक कमर करके खड़ी थी, लंबे लंबे बाल वाली, और उसका कद भी तकरीबन 8 से 9 फुट था। और जैसे ही उसने टर्न लिया मेरी तरफ तो उसका पूरा चेहरा जला हुआ था, जल के भयानक हो चुका था, और आंखों की जगह पे गड्ढे थे। उस गड्ढे आंखों वाली लड़की को जैसे ही देखा तो मैं वहाँ पे बेहोश हो गया। मैंने तो अंदर से कुंडी लगाई थी, उन्होंने कहा नहीं, कुंडी खुली हुई थी। और जब मैं जा रहा था तो उस वक्त हारून भी बैठा हुआ था। उन्होंने कहा कौन? उन्होंने कहा हारून। जब मैं उठा था उसको नींद नहीं आ रही थी, वो भी बैठा हुआ था। उस वक्त मैं गया था, उसी ने आके यकीनन मुझे जगह ऊपर आया होगा, क्योंकि उसको नींद नहीं आ रही थी, उनका गेस्ट था। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हारून तो नहीं है, हारून तो अपने बाप के साथ दूसरा दिन है, शहर से बाहर गया हुआ है। तो खालू ने कहा नहीं नहीं, मैंने हारून को खुद देखा है, वो अपनी चारपाई पे बैठा हुआ था। मैंने उससे पूछा भी क्या हुआ है, सब खैरियत है? तो उसने हाथ हिला के मुझे इस तरह बकाया कहा हाँ हाँ सब खैरियत है, कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी मैं ऊपर चला गया हूँ, वरना मैंने उसको जिस तरह बैठे हुए देखा था तो मैं सोचा कि शायद कोई परेशानी वाली बात ना हो, कोई तबीयत ख़राब ना हो। लेकिन उसने कहा बिल्कुल ठीक है। तो घर वालों ने कहा उसको दूसरा दिन है, वो अपने बाप के साथ शहर से बाहर गया हुआ है। तो हम समझ गए कि हारून का देखना और उस लड़की का बाथरूम में रात के इस पैर इस तरह खड़े होना, वो समझ गए कि इसका मतलब है जो अब्दुल्ला के साथ भी लड़की को बैठे हुए देखा गया था, वो यकीनन लंबे बालों वाली कोई लड़की थी। और ये लड़की भी जब कमर करके खड़ी थी तो इसके लंबे लंबे बाल थे। और उन लड़कियों से जब पूछा गया, जो वो भी अब रात को जाग चुकी थी, कि क्या उनके बाल इसी तरह लंबे लंबे थे? उन्होंने कहा हाँ, उसके बाल इतने लंबे थे कि जब वो बैठी हुई थी तो वो खाला भी बोल पड़ी हाँ उसके बाल तो मैंने भी देखे थे। जब उसके साथ चारपाई पे बैठी हुई थी तो उसके बाल इतने लंबे थे जो ज़मीन को छू रहे थे। जिस बात पे तो मैं हैरान हुई थी कि क्योंकि ये लड़की हमारे घर की नहीं हो सकती, इतने लंबे बाल किसी लड़की के घर में नहीं हैं। तभी तो मुझे अंदाज़ा हो गया था ये बाहर की लड़की है। और उसी का ही अब खालू भी बता रहे थे, तो सबको समझ लग गई कि इसका मतलब है यही वही लड़की है जो अब्दुल्ला के साथ भी थी। अब माँ को ये बात पता लग गई, अब्दुल्ला की भी बात ये नोटिस में आ गई। तो सबने कहा इसका मतलब है उस लड़की को इस घर में 2 दफ़ा देखा गया है।
अब एक खौफ भी उस घर के अंदर था, लेकिन अब्दुल्ला का कहना यह है कि मेरे अंदर खौफ भी था, लेकिन मेरे अंदर खौफ से ज़्यादा इस बात की खुशी थी। मैं इतना ज़्यादा डरा नहीं था, बल्कि क्योंकि लड़कपन, जवानी और मोहब्बत का सिलसिला ऐसा होता है, उसमें खौफ भी तारी होता है। लेकिन जिससे आप नाराज़ थे, जो आपका फ़ोन नहीं उठा रही थी, जो आपसे बात नहीं कर रही थी, उसको यकीन आ गया था कि मैं बेकसूर हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं। तो अब यकीनन सी बात थी, अब वो मेरी कॉल भी सुनती, मेरा फ़ोन भी अटेंड करती, अब वो फ़ोन बंद करना भी छोड़ देती, उसका फ़ोन अब ऑन रहता। और ऐसा ही हुआ। उसकी आंखों ने मुझे इस अंदाज़ में देखा जिससे अंदाज़ा हो गया जैसे वो कह रही हो मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें गलत समझी, जिसकी वजह से मैं तुमसे नाराज़ थी। और फिर जब हमारा आमना सामना हुआ तो फिर वो बात वाकई उसी तरह क्लियर हो गई। अब मुझसे वो माफ़ी भी मांग चुकी थी और हमारी नाराज़गी ख़त्म हो चुकी थी। अब क्योंकि हम खाला के घर आ गए थे तो हमने 1-2 दिन रहना था और उसके 2-3 दिन के बाद वापस जाना था। आज हमें रहते हुए 2 दिन हो गए थे, कोई भी इस तरह की एक्टिविटी, कोई भी इस तरह का नहीं था कि रात का पहर था, मैं अपनी चारपाई पे लेटा हुआ था कि मुझे वॉशरूम जाना पड़ा। मेरे अंदर आज सारे दिन की खुशी ये थी कि खदीजा मुझसे कल भी मिलती रही थी, आज भी सारे दिन मिलती रही थी, तो रात के इस पैर उठते हुए भी मेरे दिमाग में खदीजा सवार थी। बस ये था, मेरी मोहब्बत मुझे दोबारा मिल गई है, हमारी नाराज़गी आपस में ख़त्म हो गई है। तो कहता है मैं वॉशरूम गया और जब मैं वॉशरूम से वापस आया तो मैंने देखा मेरी चारपाई के साथ इंतहाई हसीन व जमील एक लड़की बैठी हुई है। मैं थोड़ी सी नींद में भी था, खतीजा के ख्वाबों में भी देख रहा था। मुझे पास आके ऐसा लगा शायद मैं नींद में हूँ, कोई ख्वाब देख रहा हूँ या सचमुच में देख रहा हूँ। तो मैं अब जब चारपाई पे लेटने लगा तो मैंने उसकी तरफ, चारपाई के करीब मैं पहुँचा तो फिर मुझे लगा कि मैं ख्वाब में हूँ या मैं सचमुच में देख रहा हूँ। तो उसको मैंने खड़े होकर देखा। उसका चेहरा बहुत ही खूबसूरत था, बहुत प्यारी आंखें, बहुत प्यारे होंठ, पूरा चेहरा इतना कि मैं जितनी भी तारीफ़ करूं कम है। क्या खूबसूरत उसके हाथ थे, क्या खूबसूरत उसके बाल थे। वो बहुत ही हसीन और जमील थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ, मैं हकीकत में देख रहा हूँ, ये कौन है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ऊपर खुमारी सी है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे ऊपर जादू सा है, कोई सरूर सा है। ऐसा लग रहा है मैं किसी सहर का शिकार हूँ और सहर का शिकार उसको देख रहा हूँ। वो बहुत ही हसीन और जमील थी, वो बहुत ही खूबसूरत थी और बैठी हुई थी और मुझे प्यार भरी निगाहों से ऐसे देख रही थी जैसे मेरा ही इंतज़ार कर रही हो। मैं उसको ऐसे खड़ा देख ही रहा था मोहब्बत से कि देखते देखते मेरी निगाह उसके पाँव के ऊपर पड़ी तो एकदम से मुझे ऐसे लगा जैसे मैं होश में आ गया हूँ, जैसे मैं नींद से बेदार हो गया हूँ, ऐसे जैसे मैं किसी ख्वाबों ख्यालों में दूर, किसी मस्ती में, किसी शहर में, किसी जादू में कहीं दूर चला गया था और इस हूर परी को मुसलसल देखे जा रहा था। तो वहीं पे पाँव पे निगाह पड़ते ही जैसे सब ख्वाब ख़त्म हो गया हो, सब कुछ वापस आ गया हो और मैं होश में आ गया हूँ। तो मैंने निगाह भर के देखा तो उसके पाँव ना सिर्फ उल्टे थे बल्कि जले हुए पाँव थे। ऐसे शदीद जले हुए भयानक पाँव, जैसे इंसान के पाँव जल जाए, काले स्याह जले हुए, जिनको देख के खौफ आए। वो इतने खौफज़दा करने वाले जले हुए थे, इस अंदाज के जले हुए थे कि वो इतना खौफज़दा करने वाले थे, ऊपर से वो उल्टे पाँव थे। उन पाँव को देख के उल्टा, एक तो उल्टे और ऊपर से शदीद जले हुए, ये ऐसा लम्हा था कि जब पाँव पे मेरी निगाह पड़ी तो जैसे मैं होश में आ गया। और ऐसा होश में आया कि उसको मैंने यूं देखा पाँव को, और उसके बाद जैसे उसके मुंह की तरफ देखा तो अभी भी मेरी तरफ देख के मुस्करा रही थी वही हूर परी जो इंतहाई खूबसूरत थी, जो पाँव उल्टे और भयानक पाँव की मालिक थी, जो मुझे अभी भी बैठी मुस्करा के देख रही थी। कि उसी लम्हे मेरे मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकली और मैं गिरा और बेहोश हो गया। सारे घर वाले भागते हुए ऊपर पहुंचे और जब मुझे होश में लाया गया और मैं जब बात करने के काबिल हुआ तो उनको मैंने बताया। इस चारपाई पे आज मैंने उसको फिर बैठे हुए देखा है। आज वो पहले से भी हसीन व जमील थी, क्योंकि खालू का जो बताया है वो बहुत भयानक थी। मैं जब आया तो मुझे लगा मैं जैसे शहर में था, किसी जादू में था या किसी नींद में था। आप लोगों ने जो देखा था कि मैं लेटा हुआ था, मैं उससे बातें कर रहा था पहली दफ़ा, मैंने कोई नहीं उसके साथ बात की थी, मुझे कुछ भी याद नहीं था, मैं सोया हुआ था। आज जब मैंने उसको पहली दफ़ा देखा है तो वो हसीन व जमील थी। मैं उसको अभी परख ही रहा था, ये कौन है, क्या है, मैं नींद में हूँ, किसी जादू के शहर में हूँ।
तो उसी लम्हे जब मेरी उसकी पाँव पे निगाह पड़ी तो वो उल्टे थे और शदीद जले हुए थे। तो एकदम मुझसे ऐसे झटका सा लगा जैसे मैं होश में आ गया हूँ, और उसके बाद मैंने चीख मारी और बेहोश हो गया। उसके बाद घर वालों ने फैसला किया कि अब सुबह किसी को बुला के चेक कराया जाए कि घर के अंदर क्या मामला है। और ऐसे ही हुआ, एक बुज़ुर्ग को बुला के लाए और उन्होंने जब वहाँ पे पढ़ाई की तो उन्होंने कहा हाँ, यहाँ पे एक ऐसा साया है, एक ऐसी लड़की है जो यहाँ रहती नहीं है, उसका अक्सर यहाँ से गुज़र होता है तो वो यहाँ पे रुक जाती है। वो किसी ख़ास मकसद के लिए नहीं आती तो वो भटकती है, लेकिन यहाँ पे भी रुक जाती है। तो मैं आपको पानी वगैरह दम करके देता हूँ, आप ये पिएँ, घर के अंदर छिड़काव करें, तो उसके बाद वो इस घर में दोबारा कभी नज़र नहीं आएगी। और ऐसा ही हुआ, उस पानी को उन्होंने जो दम करके दिया था सब ने पिया और उसके बाद छिड़काव किया, तो उसके बाद वो लड़की उस घर में दोबारा कभी भी नज़र नहीं आई। ये थी जी अब्दुल्ला की कहानी जो उन्होंने मुझे भेजी। उन्होंने कहा मेरी एक दो कहानियाँ और भी हैं जो मैं आपको सेंड करूँगा। अब्दुल्ला ज़रूर जी आप मुझे अपनी कहानियाँ सेंड करें। और जिस अंदाज़ में अब्दुल्ला ने मुझे भेजी थी वो इससे भी मुख्तसर थी, लेकिन मैंने इसको फिर भी कोशिश किया, थोड़ा सा अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश की। कहानी होती ऐसी है, जब लोग मुझे भेजते हैं तो उसको मुझे बेहतर करना होता है। अब्दुल्ला ने भी लिखा इसको अपने लफ्ज़ों में ढाल लीजिएगा, तो मेरी ख्वाहिश थी आज इसको अपने लफ्ज़ों में ढालूँ, मज़ेदार बनाऊँ, लेकिन वो यकीनन सी बात है लंबी हो जाती। अभी भी ये शॉर्ट्स थी, लेकिन अभी भी देखिए इतनी टाइम हो गया है। तो आप क्या चाहते हैं, टू दी पॉइंट सुनाऊँ, उसको बनाता हूँ जिस तरह सीक्वेंस ऐसा कि आपको महसूस होता है ऐसे सुनाऊँ। प्रॉब्लम क्या है, लंबे का प्रॉब्लम है कि लंबी कहानी ना हो या मुझे समझ नहीं आई, तो इसलिए दो कमेंट्स भी ऐसे आ गए तो राय लेना मेरा फ़र्ज़ है। आगे आप कहेंगे, मिसाल के तौर पे आप 10,000 लोग 20,000 लोग देख रहे हैं, तो 20,000 में जो मुझे 10,000 लोग कमेंट्स दे दें, 5,000 दे दें, तो मुझे एक जज करना आसान हो जाएगा कि भाई 10 लोग ये चाह रहे हैं, 100 लोग ये चाह रहे हैं, 10,000 बंदे ये चाह रहे हैं, तो वो ईजी होता है। तो इसलिए रिक्वेस्ट है आपसे एंड में फिर कहानी तो भेजते हैं। आज मैं ये जो कहता हूँ कहानी भेजिए, वो रिक्वेस्ट है आपसे भेजिए, लेकिन आज अहम रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ जी, मुझे अपने फीडबैक दीजिए, सारे कमेंट्स कीजिए कि कहानी का जो सीक्वेंस सुना रहा हूँ उस तरह सुनाऊँ या शॉर्ट करके आपको सुनाया करूँ। बस ये दो बातें बतानी है, शॉर्ट करके सुनाऊँ या जैसे आपको सीक्वेंस बना के सुनाता हूँ वैसे बना के सुनाऊँ। मुझे आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आपने लाजमी इस प्रोग्राम के कमेंट सेक्शन में, इसी वीडियो के नीचे, व्हाट्सएप पे नहीं, इसके जो है ना वो इसी वीडियो के नीचे मुझे सबने कमेंट्स दें। इंशाल्लाह उन कमेंट्स को मैं पढ़ूंगा और अगली कहानी आपके उन कमेंट्स को पढ़ने के बाद मैं सुनाऊंगा। जो आपका हुक्म होगा, आपका हुक्म सर आंखों पे, और उसी को सामने रखते हुए कहानी आपको सुनाऊंगा। सो आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।